जगजीवन राम के बेटे को सेक्स स्कैंडल की उनकी तस्वीरों की वजह से उनके बेटे की छवि खराब हो या दुनिया के सामने जाए और उसकी सजा जगजीवन राम को मिले, जगजीवन राम जो कंटेंडर थे टॉप पोस्ट के वो उससे बाहर हो जाए, ये मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ छपा है। सूर्या मैगजीन के वो 3 पन्ने 4 पन्ने भी मैंने पढ़े हैं जिसमें राजनारायण का पूरा इंटरव्यू छपा है, अभी गूगल पर वो सब मौजूद है। इसमें जो आपने लिखा कि जिसमें केसी त्यागी और एक और ओपी सिंह, शायद ओमपाल सिंह का जिक्र है, वो कहानी जरा बताइए, और ये कि उसमें फर्स्ट पर्सन अकाउंट बाकी से अलग क्या है? देखिए, ये जो है ना किस्सा, कैसे इन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज्ड पिक्चर्स हासिल ली। की। सुरेश राम और एक लड़की जिनके साथ वो घूमते थे, सुषमा चौधरी नाम, सुषमा चौधरी, जो जाट थी। इससे भी लोग, चरण सिंह का जो कैंप था वो नाराज था। तो ये क्या हुआ मुझे आज तक अथॉरिटेटिवली मैं नहीं कह सकती। तो केसी त्यागी से मिली क्या आप? केसी त्यागी से मिली, उन्होंने जो कहा मैंने कोट किया कि हमको मिल गए, हम इनसे टक्कर हो गई तो उनके ग्लव कंपार्टमेंट में फोटोग्राफ्स पड़ी थी तो ले ली। मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक को नहीं आइडिया होगा कि उसमें सुरेश राम जगजीवन राम के बेटे थे, जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, और सुरेश राम की दोस्ती किसी सुषमा चौधरी नाम की लड़की से थी जो शायद उम्र में उनसे 20 साल छोटी भी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और उनसे कहीं मिलते जुलते थे, वेस्टर्न कोर्ट जहां भी है। और उस दिन मर्सिडीज कार से छोड़ने जा रहे थे, शायद मोहन मिकिन्स के पास उनकी मर्सिडीज कार से कोई दुर्घटना हुई, एक डेथ हुई, और उसके बाद सुरेश राम को लेकर जो मोहन मिकिन्स के वह अनिल बाली अंदर गए। उसी बीच कहा गया कि उनका पीछा करते हुए बाइक पर ये केसी त्यागी जो राजनारायण के खास थे और ओपी सिंह, उन्होंने वहां से फोटो उड़ाई उस कार से। कैसे उड़ाई वो आप जितना बताइए। और उसके बाद वो फोटो कपिल मोहन, संजय बाली, अनिल बाली के जरिए संजय गांधी और फिर इंदिरा गांधी तक आधी रात पहुंची। वो कहानी ये जो कैसे फोटो उनके हाथ में आई, ये अथॉरिटेटिवली मालूम नहीं। 2-3 इसके वर्जन्स हैं। एक तो है ओमपाल सिंह और केसी त्यागी का कि उनके एक्सीडेंटली हाथ में आई वो थे। दूसरा है जो कि FIR लिखवाया था सुरेश राम ने कि कैसे उनका पीछा किया, निगम बोध घाट पे रोका उनकी गाड़ी को और फिर उनको लेके चले गए एक स्कूल में, और जो उन्होंने FIR कराया, FIR में कैसे वो बेहोश हो गए और उनकी फोटोज ली गई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। ये सब अलग चीज है। लेकिन जो फोटोज थी, जो इंटरेस्टिंग कहानी है, वो फोटोज लेके राजनारायण कपिल मोहन के घर गए और मिलने बाबू जगजीवन राम से, क्योंकि बाबू जगजीवन राम, ये फोटो तो बड़ा बवाल हो जाना था, डिफेंस मिनिस्टर थे, और बाबू जगजीवन राम को भी कपिल मोहन बहुत अच्छी तरह जानते थे, राजनारायण को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो वहीं घर में शाम को, रात को ये मीटिंग हुई है 20-25 मिनट की। अंदर गए दोनों और वापस आए। बाबूजी फिर चले गए, कपिल मोहन उनको छोड़ने गए। राजनारायण वो चाहते थे किसी ढंग से ये पब्लिक ना हो, दब जाए मामला। तो राजनारायण जैसे ही बाबूजी को लेके गए कपिल मोहन, उन्होंने कहा आज ये काबू में आ गए। और उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने उन्हें कुछ भी प्रॉमिस किया है, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाने का, पैसा, कुछ भी, तो वो डील हो नहीं पाई। और राजनारायण और संजय गांधी की जो स्ट्रैटेजी थी जब वो मिल रहे थे, वो था कैसे मोरारजी देसाई को हटाया जाए, चरण सिंह को गद्दी पे बिठाया जाए प्रधानमंत्री के रूप में, पर उससे पहले बाबू जगजीवन राम को अलग किनारे किया जाए ताकि हमेशा के लिए कांटा निकल जाए। हाँ, क्योंकि वो सबसे बड़े कंटेंडर वही थे। 30-32 साल से लगातार मंत्री थे वो। हाँ, मंत्री भी थे, और इंदिरा जी भी मानती थी एक बार दलित को बना दिया तो हटाना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़े लीडर उस दौर के, इतना अनुभव था, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव था। जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट के मंत्री थे। खैर, तो ये डील हो नहीं पाई। और जब राजनारायण ने फिर इनको 15-20 फोटोज दे दी कपिल मोहन को, काफी थी, कहते हैं 40-50 फोटोज थी उसमें, और वो चले गए। अब जैसे ही राजनारायण गए तो कपिल मोहन ने अनिल बाली को कहा कि ये फोटोज तुरंत लेके तुम संजय गांधी के पास जाओ। अब ये रात के 1 बजे हैं। तो अनिल बाली ने कहा अभी? तो उन्होंने कहा हाँ अभी, तुरंत। तो वो लेके गए,
वहाँ उनको उठाया कि अर्जेंट है, इमरजेंसी की बात है। तो संजय आए बाहर और कहा, फोटो देखी, कहा तू मुझे क्या पोर्नोग्राफी दिखाने आया इस टाइम रात के? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पोर्नोग्राफी नहीं, ये सुरेश राम है। तो वो तुरंत वापस गए, इंदिरा जी को बुलाया, इंदिरा जी बाहर आई, देखा और कहा कि किस किस को ये पता है? तो उन्होंने कहा ओमपाल सिंह और केसी त्यागी। तो उन्होंने कहा दोनों को सेफ रखना और कपिल मोहन को कहना राजनारायण को भी कंट्रोल में रखना, कुछ कह ना दे। तो अब ये मीडिया में छपी नहीं, सिर्फ एक स्टोरी छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में जो सईद नकवी ने लिखी। हाँ। और उनको ले गए थे, रामनाथ गोयनका ले गए थे बाबू जगजीवन राम के मदद करने के लिए। तो उन्होंने कहा एक कमांड परफॉर्मेंस था मेरा, ज्यादा सिंपैथेटिक था। फैक्चुअल स्टोरी जो सिंपैथेटिक परफॉर्मेंस मतलब यही हुआ ना, ऊपर से इंस्ट्रक्शन। हाँ, कमांड परफॉर्मेंस और सिंपैथेटिक टू सुरेश राम। तो बाकी मीडिया में सारा मैनेज हुआ था, किसी ने इस स्टोरी को, और हालांकि फोटोज सर्कुलेट हो रही थी। ओनली मैगजीन जिसने पिकअप किया वो मेनका गांधी की सूर्या मैगजीन थी, जिसमें फोटोज छपी और कहा कि ये रियल स्टोरी ऑफ जगजीवन राम, स्पाइंग का आरोप लगा दिया, कि डिफेंस के कुछ चीजें लीक हुई, ऐसा 4-5 उसकी कवर स्टोरी की जो सब हेडिंग है वो मैं सूर्या में जो मैंने देखी। तो मुझे याद है उस समय एक बहुत बवाल हुआ था इसको लेके, पर बाबू जगजीवन राम उस समय लोग उन्हें जनता पार्टी के अंदर भी हो सकता है फ्यूचर का प्रधानमंत्री देख रहे थे। मोरारजी से लोग तंग आ रहे थे, जनसंघ वाला ग्रुप चाहता था बाबू जगजीवन राम को। तो इस किस्से के बाद थोड़ा हास्य पे चले गए, सेट बहुत बड़ा सेट। तो इसका मकसद, तो एक बड़ा मकसद यही था कि एक ऐसे दलित नेता का जो देश का प्रधानमंत्री का दावेदार था, इंदिरा गांधी के लिए भी चैलेंजर था, मोरारजी के समय एक समानांतर प्रधानमंत्री के दावेदार थे, इसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये करो कि उसके बाद हमेशा जगजीवन राम का पॉलिटिकल करियर उस टॉप पोस्ट के लिए खत्म। हालांकि मैं नहीं मानती कि टॉप पोस्ट के लिए सिर्फ इस किस्से से वो हुआ। एक था, ऐसा नहीं है कि वो इन नजरों से नहीं देखे गए, पर एक जब ये हुआ एक सेटबैक था। ये तो एक खुद को सेटबैक भी तो होता है। जैसे वो देख के पढ़ के, इसी में मैंने पढ़ा आपकी किताब में ही कि इतने परेशान थे बाबूजी जगजीवन राम कि उन्होंने कृष्णकांत जो एमपी थे उनको फोन किया, उनके घर पहुंचे भागे भागे, और कृष्णकांत के पैरों पर उन्होंने अपनी गांधी टोपी रख दी कि अब मेरी इज्जत बचा लो। और एक बेटे ने फिर बाप को डुबा दिया, पहले फोन पे ये कहा और फिर उनके घर गए। तो ये तो उनके भीतर की छटपटाहट की कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने उस उम्र में परेशान होंगे। और वो सुरेश राम के बहुत करीब थे। हालांकि सुरेश राम would get into trouble बार बार, उनकी पर्सनालिटी वो थी। लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना अंत में सुरेश राम की, तो बाबू जगजीवन राम ने कृष्णकांत को ये कहा था, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। तो बेटे के तो बहुत करीब थे ही। तो हाँ, और कृष्णकांत को उन्होंने बोला कि ये मैनेज करो मेरे लिए। और कृष्णकांत बाबू जगजीवन राम के बहुत करीब थे। वो ही एक थे, बहुगुना भी थे, और उनकी जो कोर टीम थी। लेकिन वो जाते थे रात के 11 बजे बाबूजी को मिलने। जब उन्होंने छोड़ी कांग्रेस, उससे 1-2 महीना पहले ये चर्चा चल रही थी उनके ग्रुप में, और जिसका हिस्सा कृष्णकांत थे। ये जानते थे कि क्यों वो छोड़ना चाहते हैं। उनको आभास भी था कि शायद इंदिरा जी इलेक्शंस भी अनाउंस कर दें। ये दिसंबर की बात है 1976 के। कपिल मोहन की भूमिका का जो जिक्र किया, जिसमें जनता पार्टी की सरकार का गिरना, उसकी पटकथा जो तैयार हो रही थी। जनता पार्टी की सरकार क्या, पहले मोरारजी को अपदस्थ करके चरण सिंह को बनाना। हालांकि वो भी इंदिरा गांधी के दिमाग में, इसमें भी यही लग रहा गेम प्लान तो यही होगा कि कुछ दिन की बात है, उसके बाद देश में माहौल बदले। लेकिन उस समय भी जो आपकी किताब में भी जिक्र है, मैंने अलग अलग जगह भी पढ़ा है कि राजनारायण के से संजय गांधी की मुलाकातें, वो कपिल मोहन के यहाँ पूसा रोड में आधी रात को, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपने लिखा है। उसको देख के लग रहा है कि सिनेमा चल रहा है, और विजुअलाइज हम कर रहे हैं कि कार से जा रहे हैं कमलनाथ और अकबर अहमद डम्पी, वो बाहर वेट कर रहे हैं, अंदर मीटिंग चल रही है राजनारायण और उनकी। उसमें पुष्पा मोहन के हवाले से कि साउंड प्रूफ था ताकि कोई सुने नहीं। तो ये सब मुलाकातें जब हो रही थी तो जनता पार्टी के लोगों को भी तो पता चल रहा होगा कि हो रहा है।
ये बहुत अजीब चीज है जो कि आरएसएस और भाजपा, उस समय जनसंघ जो था, जो मर्ज कर गया था जनता पार्टी में, लेकिन डुअल मेंबरशिप उनका नहीं होना चाहिए, पार्टी का भी और आरएसएस का भी। ये सोशलिस्ट ग्रुप्स ने उठाया, मधु लिमये और इन लोगों ने बवाल किया, मधु लिमये और राजनारायण ने उसकी अगुवाई की थी। लेकिन 76 में ही इतना मिल रहे थे वो संजय गांधी से, मधु लिमये को पता भी नहीं था। उन्होंने 6 महीने बाद 77 में जब पूछा था राजनारायण से, उसका भी मैं जिक्र किया मैंने, कि आप कब से मिल रहे थे, आप संजय गांधी से मिले क्या? तो उन्होंने कहा हाँ 2 बार शायद मिलने आए थे, पर हमने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लेकिन किसी को आभास नहीं होने दिया कि किस तरह से उनके रिश्ते बदल गए थे इंदिरा गांधी के साथ, और वो क्या कर रहे थे संजय से मिलके कि किस तरह से मोरारजी को हटाया जाए, चरण सिंह को बिठाया जाए। तो ये सोशलिस्ट लोगों को भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता था ये। जैसे एक जगह आपने लिखा है जब राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री पद से उनको हटाया जा चुका था, वो बागी बन चुके थे, मोरारजी के दुश्मन थे, हर हाल में गिराना चाहते थे, तो एक शाम इंदिरा गांधी ने कपिल मोहन से कहा है कि आप राजनारायण से अब मिल लो, और कपिल मोहन ने शायद कहा आप मिलिए, तो कहा मैं नहीं मिलूंगी, संजय मिलेंगे। तो जैसे अब सब कुछ पक गया, हांडी पक गई, अब उतारो उसको, अब टाइम, मैंने कहा समय आ गया है, अब आप मिलिए इससे, राजनारायण से। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगी, संजय मिलेंगे। उस महीने में वो बहुत केयरफुल थी। अब आरएसएस से भी उन्होंने बातचीत शुरू की, मतलब 77 से पहले ही उन्होंने मैसेज भेजा था इलेक्शन से कि संघ चुनाव से अलग हो जाए। तो वापस जो मैसेज भेजा था बाला साहब देवरस ने कि टू लेट है, बाद में इलेक्शन के हम बात करेंगे। तो 1977 से 80 से टीवी राजेश्वर भी लिखते हैं अपनी किताब में, और लोगों ने भी कहा है कि किस तरह से इन टच थे। और इंदिरा जी जो प्राइवेटली कहती थी, जो राजेश्वर ने भी कहा है और अनिल बाली भी कहते, प्राइवेटली कहती थी कि 353 सीट्स मेरी नहीं आती, संघ का कहीं ना कहीं या तो न्यूट्रल हो जाना या हेल्प करना उसकी वजह से हुआ, वो मानती थी। पब्लिकली कभी नहीं कहा उन्होंने, कभी भावराव देवरस और इससे, और फिर 80 के बाद तो राजीव गांधी मिले भावराव देवरस से, 4 बार मिले। और 84 में तो हमें पता ही है, नानाजी देशमुख ने ओपनली कहा था, ना जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। सही बात। अब जैसे आरएसएस ने भी तो किया ही कि जब देवरस और सब जेल में थे तो आरएसएस ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी, देवरस ने इमरजेंसी की तारीफें की। वो भी एक दौर था जब एक तरफ देखें तो वाजपेयी, आडवाणी और सारे जनसंघ के नेता, जो जनता पार्टी बाद में बनी, वो जेल में है, और उसके बाद आरएसएस प्रमुख सब इंडोर्स कर रहे हैं इमरजेंसी को। देखिए उसमें भी बाल ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ था। इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को भेजा था बाल ठाकरे से मिलने। बाल ठाकरे तो क्रिटिक थे कांग्रेस के, लेकिन इमरजेंसी पे उन्होंने सपोर्ट किया था, और उन्होंने आरएसएस के लोगों से भी बात की थी और उनको कन्विंस किया था सपोर्ट करने के लिए। तो आरएसएस का रवैया, कुछ तो जेपी के जो ग्रुप्स थे अंडरग्राउंड, उनके साथ भी लगे हुए थे, उनके लोग जनसंघ के लोग भी अंदर थे, आरएसएस के लोग भी अंदर थे। बाला साहब देवरस को तो एकदम एंड में छोड़ा था इंदिरा गांधी ने। और ये भी था कि चिट्ठियां भी लिखी जा रही थी कि प्रशंसा करने की उनकी, कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक्विट कर दिया, आप इसकी कंग्रेचुलेशन, 15 अगस्त को आप बोली उसके लिए कंग्रेचुलेशन। फिर भी उन्होंने नहीं जवाब दिया, तो फिर विनोबा भावे से उन्होंने कहा। तो विनोबा भावे का भी रोल था इस चीज में। शुरू में तो अनुशासन पर्व करके उन्होंने समर्थन किया, बाद में वो चुनाव के पक्ष में आए कि जल्दी चुनाव कराया जाए। उनका रोल था चुनाव जल्दी कराया जाए उसमें, बिल्कुल। और इंदिरा गांधी, जो शुरू में ही आपने कहा, इंदिरा गांधी को आईएनबी बोल रहा हूँ, आईबी और बाकी से उनको लग रहा था कि फीडबैक दिया जा रहा था कि फिर से सरकार बन जाएगी, कहीं न कहीं शायद ये भी उनको 340 सीटें आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है वो पूरा बिलीव शायद नहीं करती थी। और उन्होंने बाद में जिस चीज़ से मैंने स्टार्ट किया, ये अनिल बाली और कपिल मोहन को जो उन्होंने कहा कि मुझे कैंपेन के दौरान ही आभास हो गया था कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करके बाहर निकलती हैं, लोगों से बात करती हैं, तो उत्साह नहीं था। फिर दिलीप कुमार उनके लिए कैंपेन करने आते हैं वेस्टर्न यूपी में। जैसे ही दिलीप कुमार अपनी स्पीच खत्म करते हैं और इंदिरा गांधी शुरू करती हैं, तो लोग उठ के चल दिए। तो कहीं उनको सिग्नल्स आ रहे थे कि चीज़ें ठीक नहीं हैं।
एक संजय गांधी पर, चूंकि लंबा हो गया, संजय गांधी के तानाशाही रवैये, उसके उनके तरीके, जिस ढंग से संजय गांधी की कोठरी थी जिसमें कमलनाथ से लेकर बाद के दिनों में डंपी और बहुत सारे लोग थे, बंसीलाल मुख्यमंत्री होते हुए संजय गांधी के लिए जिस तरह से मारुति के नाम पर जमीनें एक्वायर की गई रातों रात, किसानों की और किसी की कोई भूमिका नहीं, औने पौने दाम में, और एक चर्चित है कि बछड़े को कब्जे में रखो तो गाय अपने कब्जे में रहती है, ये सब बहुत सारी कहानियां हो रही। संजय गांधी पर आपने थोड़ा कम लिखा है, मतलब उनके इमरजेंसी के दौर में संजय गांधी के क्रियाकलाप और आरोपों पर, जिसमें रुखसाना सुल्ताना जो अमृता सिंह की मां है, दुजाना हाउस, नसबंदी, बहुत सारी चीजें, वो जानबूझकर आपने छोड़ा या आप एक सीमित दायरा में, चूंकि 5-6 को लिखना था तो वक्त और पन्ने कम थे? देखिए, उस पे बहुत कुछ निकला हुआ है संजय गांधी के ऊपर। दूसरा, मुझे तो इंदिरा गांधी के डिसीजंस को देखना था, उस चीज में संजय कहाँ तक रेलेवेंट है, कहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे थे और क्या रोल था उनका। और जैसा आप कह रहे हैं 80 पन्नों में मुझे सब कुछ समेटना था। उसी 80 पन्ने में इंटरेस्टिंग चीज मिली मुझे कि वो उतने शॉर्ट टेम्पर्ड थे, टेम्परामेंटल ऐसे थे संजय गांधी कि वीर बहादुर सिंह के साथ कहीं गाड़ी में जा रहे, मैं लड़कों को अपने सहयोगियों को सुना रहा था, गाड़ी में कहीं जा रहे थे और रास्ता भटक गए, कहा अब कहाँ जाना है, तो वीर बहादुर सिंह ने कहा कि अब मुझे भी पता नहीं, तो वहीं उतार दिया। वो कहे कि कहाँ हम पहुंच गए मुझे पता नहीं है, किसी पत्रकार ने मुझे बताया था, जिसको वीर बहादुर सिंह ने बताया था, तो उन्होंने कहा निकल, वहीं छोड़ के एब्सोल्यूट उजाड़ जगह पे छोड़ के निकल गए गुस्से में। तो वो ये बात सही है कि उनका एक बार मैंने इंटरव्यू किया था उनका। अच्छा, संजय गांधी का इंटरव्यू किया था आपने? मैंने किया था। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं बोले। हाँ, क्योंकि जितनी जगह मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू बड़ा कट शॉर्ट है, मतलब वन लाइनर मतलब आपके ये हारने के बाद की बात है, ये मारुति जगह जहाँ थी वहाँ गए थे, एक छोटा सा कमरा था, मैं हिम्मत वीकली में थी, और कुछ जैसे कहते हैं ना, एक चीज नहीं दी जो कि हेडलाइन बन सके या उसका कुछ निकल सके, एक स्टोरी का हिस्सा बन गई थी। और वो सीधा आपके देखते भी नहीं थे, सीधा जवाब दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। तो मेरा इंप्रेशन संजय गांधी के बारे में बहुत अलग सा था, पर उनको हो सकता बोला गया हो कि बिल्कुल कुछ नहीं कहना और लोकी रखना है। बाय नेचर भी होगा, जो आदमी इतने एरोगेंटली बड़े बड़े फैसले कर रहा हो, करवा रहा हो, मुख्यमंत्री लाइन लगा के वहां खड़े रहते हो, सारे पावर कॉरिडोर के लोग संजय गांधी की एक तरह से कहें चमचागिरी या उनको खुश करने में लगे हो, वो कम बोलना तो उसका अपना स्वभाव भी हो सकता है, क्योंकि सोलन में भी वही कहानी है, कम बोल रहे हैं। अब मैं विनोद मेहता की शायद द संजय स्टोरी में देखा कि किसी इंटरव्यू का जिक्र है, वन लाइनर, सवाल में 10 शब्द है, संजय के जवाब में 3 शब्द हैं, तो शायद नेचर था। और संजय का तो नारा भी था, काम ज्यादा बातें कम टाइप का। बिल्कुल था, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है बाय नेचर संजय गांधी बोलने से बचते थे। अच्छा, वो क्या बनते अगर जिंदा रहते? हाँ, ये एक बड़ा सवाल होता। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये किस जगह, किस तरफ देश को ले जाते। हाँ, और तब तो पूरी राजनीति अलग होती। राजीव गांधी नहीं होते मतलब उस सीट पर 82 में, जहां से लेकर राजीव गांधी 84 में दिशा ही बदल दी थी, कुछ और होता। वो सवाल ही रहेगा। बिल्कुल। क्या रिवेंजफुल थे आखिर में? करो, संजय गांधी भी रिवेंजफुल हो सकते थे जब उन्हें ये डर था इंदिरा गांधी को कि चरण सिंह और उस सरकार से संजय गांधी को खतरा है मोरारजी देसाई में। तो संजय, हालांकि काल्पनिक सवाल है, लेकिन संजय गांधी क्या बाय नेचर रिवेंजफुल थे, अपनी कोटरी के प्रभाव में थे, ज्यादा दूसरों का सुन के करते थे, या एकदम अपने फैसले करना और बाकी लोगों से अमल करवाना, बाकियों की यही भूमिका? हाँ, ये सब चीजों का मिश्रण था। चलिए, बात लंबी हो गई और नीरजा जी, अब शायद बात करते करते आदमी थकता भी है, तो अब नीरजा जी ने भी तय किया कि मेरे सवाल का जवाब एक ही लाइन में देंगी, तो इसलिए इस बातचीत को हम खत्म करते हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प किताब है, फिर से मैं चाहूंगा कि आप लोग इस किताब को पढ़िए जरूर। इस किताब की कीमत है 999, 1000 रुपये। हालांकि मैंने नीरजा जी से आग्रह किया है कि किताब हिंदी में भी आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, और ऐसे ही कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें वो हिस्से देखे हैं जो वाजपेयी वाले और वीपी सिंह वाले और नरसिंह राव खास तौर से, जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी, ढहाई जा रही थी 6 दिसंबर 1992 को, उस समय की कहानी, और एक रिपोर्टर के तौर पर एक डायरी की तरह आपको दिखेगा, जैसे कोई आदमी डायरी लिख रहा हो।
तो बहुत अच्छा लगा नीरजा जी, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर तक आई और फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू।